I hope you are able to see this screen and I hope my voice is audible also. So starting with question number 26 today. 25 तक हमने already discuss कर लिया था. हाँ. Question number 26. Under which type of collective bargaining one party gains at the expense of another party? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा इसका? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को हम लोग विन लॉस बार्गेनिंग भी कहते हैं, जिसमें कि अगर एक पार्टी जीतती है तो दूसरी पार्टी को हारना ही पड़ता है. कोई फायदा नहीं, कोई उपाय नहीं है. ठीक है. इधर वन विन्स और इधर वन लूजेस. कॉम्प्रोमाइजिंग का कोई चांस नहीं होता, विन विन का कोई चांस नहीं होता. ठीक है. तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग. इंटीग्रेटिव में क्या होता था? विन विन चांसेस होते थे. ठीक है. दोनों का साथ में मिलजुल कर कोलैबोरेट कर लिए, विन विन चांसेस हो गए. दोनों पार्टी ने कुछ कुछ कोलैबोरेट किया. ठीक है. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग में क्या होता है इसमें कि दो ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन इंट्रा है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो भी पार्टीज है वो आपस में बार्गेन कर लेती है. ठीक है. तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बार्गेनिंग हो गई. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन बार्गेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो भी डिपार्टमेंट है उन्होंने बार्गेन कर लिया. और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कंसेशन बार्गेनिंग. ठीक है. अगर एग्जाम में पूछा जाए कंसेशन बार्गेनिंग क्या होता है, क्या है, तो कंसेशन बार्गेनिंग में क्या होता है, देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए कि जो ट्रेड यूनियन होती है इसमें मेनली क्या होता है, ट्रेड यूनियन जो होती है वो उनको अगर कोई कुछ अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ बेनिफिट मिले हुए हैं, कुछ अगर सपोज कोई इम्प्रूव्ड पे है या किसी तरह का कॉन्सेशन है या कोई अदर फैसिलिटी है जो कि ट्रेड यूनियन को मिली हुई है फ्रॉम एम्प्लॉयर. ठीक है. कुछ भी हो सकता है. तो ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, उन सारे फैसिलिटीज को विड्रॉ कर देते हैं इन ऑर्डर टू गेट मोर जॉब सिक्योरिटी, in order to get any exchange in exchange for some form of job security. ठीक है. कि उनको कुछ ज्यादा जॉब सिक्योरिटी मिले, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, उसके लिए ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, एम्प्लॉयर जो उनको एडिशनल कुछ बेनिफिट देते हैं, जैसे कि कैंटीन में हो सकता है फ्री खाना मिले उनको या सब्सिडाइज खाना मिले, या फिर कोई कंसेशन मिले पे में, या फिर कुछ भी कोई उनको वो कार्ड दे दिया, कोई गिफ्ट कार्ड मिला या कुछ भी, तो उसको वो लोग विड्रॉ कर देते हैं. वो कहते हैं कि नहीं हमें जॉब सिक्योरिटी ही चाहिए. तो वो होता है कंसेशन बार्गेनिंग. आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन में है तो यू हैव टू नोट इट डाउन. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द स्टेटमेंट relating to criteria for recognition of unions prescribed under code of discipline is not correct. देखिए कोड ऑफ डिसिप्लिन को मैं बार बार बताती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बार ही आता है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में. कोड ऑफ डिसिप्लिन बाय जीएल नंदा ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल. एक क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि कोड ऑफ डिसिप्लिन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और हमारा आंसर था उसमें गांधीयन प्रिंसिपल. ठीक है. क्या था? गांधीयन प्रिंसिपल. और कोड ऑफ डिसिप्लिन कब अडॉप्ट किया गया था? 16th सेशन ऑफ आईएलसी. ठीक है. 16th सेशन ऑफ आईएलसी में अडॉप्ट किया गया था. मैंने ये सारा कुछ अपने लास्ट सेशन में भी बताया है, इसी अगस्त 2016 का लास्ट सेशन में भी बताया है. अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए. ठीक है. तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है. तो कोड ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है कि हम एक ट्रेड यूनियन को सिलेक्ट करते हैं फॉर नेगोशिएशन. ठीक है. जो कि सारे वर्कर की तरफ से अकेले नेगोशिएट करेगी. ठीक. तो कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है वो हमारा नॉन स्टैट्यूटरी है. अगर एग्जाम में आया जाए चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये नॉन स्टैट्यूटरी है. ठीक है. ओके. अब देखिए कोड ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है. कोड ऑफ डिसिप्लिन से हमें ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलता है. क्या फंक्शन है कोड ऑफ डिसिप्लिन का? ट्रेड यूनियन को रिकॉग्निशन मिलता है. ये टर्म याद रखना है, रिकॉग्निशन. ठीक है. ओके. अगर ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाता है तो इट गेट्स राइट ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल वर्कर टू कलेक्टिवली बार्गेन विथ एम्प्लॉयर. ठीक है. ओके. जो भी ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज होता है वो
यस सभी वर्कर की तरफ से एम्प्लॉयर से बार्गेन करता है। तो क्या क्या कंडीशन होते हैं देखिए, when there is more than one union, a union claiming recognition should have been functioning for at least 1 year after registration। बिल्कुल सही, वो ट्रेड यूनियन अगर रजिस्टर हो जाती है तो उसके एक साल के वर्किंग के बाद ही हम उस ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। Where there is only one union, this condition will not apply। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ आपको। ठीक, अगर एक ही ट्रेड यूनियन है तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद एक साल हमें वेट करना है रिकॉग्निशन के लिए, राइट। डायरेक्टली रजिस्टर्ड भी हो जाएगी और रिकॉग्नाइज भी हो जाएगी। A union may claim to be recognized as a representative union for an industry in a local area if it has a membership of at least 25% of worker of that industry in that area। ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट, when a union has been recognized there should be no change in its position for a period of 3 years। बिल्कुल गलत है, for a period of 2 years होता है। ठीक है, for a period of 2 years होता है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 गलत हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट, when there are several unions in an industry or establishment, the one with the largest membership should be recognized। बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। ओके, तो जो भी कोड ऑफ डिसिप्लिन के जो 5-6 पॉइंट्स हैं वो डायरेक्ट वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें कि बस यहाँ पर चेंज है, 3 की जगह पर 2 होता है। ठीक, ओके, या सो दैट्स इट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The second National Commission on Labour suggested that the selection of a registered trade union as a recognized union should be based on क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मैं शुरू से स्टोरी की तरह बताती हूँ। सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर कब आया था? 1999 में आया था। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट कब सबमिट की थी? रिपोर्ट सबमिट की थी 2002 में। ठीक है, किसे सबमिट की थी? उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सबमिट हुआ था। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? इसके जो सेकेंड नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे? रविंद्र वर्मा, डॉक्टर रविंद्र वर्मा जी इसके चेयरमैन थे। ठीक है, इतना तो आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का क्या क्या रिकमेंडेशन था? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ये था सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का कि सिलेक्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एज अ रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, मतलब कि कोई भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को हम रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ चेकऑफ सिस्टम। ठीक है, ये किसके थ्रू होगा? चेकऑफ सिस्टम के थ्रू होगा। उसने ये बताया था। ठीक है, और क्या क्या बताया था? जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर है, इसका अगर हम लोग रिपोर्ट देखें शॉर्ट में, तो शॉर्ट में क्या था कि चेकऑफ सिस्टम होगा इफ इट इज, देखिए यहाँ पे भी कंडीशन थी कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन should be given recognition as a single negotiating agent through checkoff system। ये स्टेटमेंट था। इसका स्टेटमेंट क्या था कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन should be recognized as a trade union and given the status of negotiating union with the method of checkoff system। ठीक है, checkoff system if it is having a minimum of 66% of member। यहाँ पर एक और कंडीशन ये था कि जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन होगा चेकऑफ सिस्टम हम अप्लाई करेंगे और 66% ऑफ वर्कर शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट ट्रेड यूनियन। ठीक है, शुड बी अ मेंबर ऑफ दिस ट्रेड यूनियन। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक, उसके बाद एक और नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का एक और रिपोर्ट था, एक और पॉइंट था, वो ये था कि go slow and work to rule strike should be treated as misconduct। go slow and work to rule strike should be treated as misconduct। अगर कहीं पर ये दोनों होता है तो हम उसको मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ये किसमें बताया गया था? सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर। ठीक है, ये सारे जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए सब आपको याद रखने हैं। ठीक,
उसके बाद देखिए 29, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द ईयर्स in which those were introduced in India starting from earlier to latest. ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का मैंने एक सेपरेट लेक्चर करवाया है. ठीक है, सीक्रेट लेक्चर है WPM का मेरा, उसमें मैंने सारा कुछ करवाया हुआ है. ठीक है, कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे जो सारे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने करवाए नहीं. ठीक है, जेएमसी कब स्टैब्लिश हुई थी? जेएमसी 1958 में स्टैब्लिश हुई थी. जेएमसी में क्या था? ज्वाइंट मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या बोला था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए किसका? वर्कर का और एम्प्लॉयर का. जेएमसी में ये बताया गया था, जो भी जेएमसी होगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर कितने थे? मिनिमम नंबर होगा 6 और मैक्सिमम होगा 12. किसमें? जेएमसी में. ठीक है, याद हो गया? याद नहीं है तो याद कर लीजिए. ठीक, ये था. यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल इन कमर्शियल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक सेक्टर. ये वाला जो स्कीम है वो कब आया था? ये इनफैक्ट आया था 1977 में. ये आया था 1977 में. तो कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि क्या क्या स्कीम्स है. तो स्कीम्स में यूनिट प्रोडक्शन कमेटी है सबसे पहले, जो 1947 में आई थी. कौन सी? यूनिट प्रोडक्शन कमेटी. फिर आई थी प्रोडक्शन कमेटी, 1948 में आई थी. ठीक है, फिर हमारी जेएमसी आई थी. जेएमसी जो कि ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल 1958 में आई थी. उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन. बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन आया था 1970 में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? सारे स्कीम्स मैं आपको बता दे रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ मैं. यूनिट प्रोडक्शन कमेटी एंड देन प्रोडक्शन कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन, फिर शॉप काउंसिल 1975 में आई थी. शॉप काउंसिल. ठीक है, उसके बाद 1977, देखिए मैं ऑर्डर में लिख दे रही हूँ, नोट इट डाउन, आएगा एग्जाम में. 1977 में आया था यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल इन कमर्शियल एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और फिर क्या आया था? इसके बाद भी आई थी 1983. 1983 में आया था क्या? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन PSU. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन PSU ये आया था 1983 में. ठीक है, इतने स्कीम्स आपको याद होने चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 मिनिमम इतना ही है, इतना ही, ऐसे ज्यादा भी नहीं है. और इतना का आपको ईयर बिल्कुल ही याद होना चाहिए 1983 में. ठीक, ओके. तो एज पर दिस 1958, 1977 और 1970 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ACB. पॉइंट नंबर 2. ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 30. द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर. ठीक है, फिर से नेशनल कमीशन ऑफ लेबर पे क्वेश्चन है. रिकमेंडेड दैट वंस अ यूनियन इज ग्रांटेड रिकॉग्निशन. हमने देखा कि एक यूनियन को रिकॉग्निशन के लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन चाहिए. उसके बाद चेक ऑफ सिस्टम के थ्रू हमें चूज करना है. और चेक ऑफ सिस्टम में 66% वर्कर और स्टेट यूनियन में होने चाहिए. ठीक है, ये हमने देखा था कि सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हमारी बताई थी. कुछ भी कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आए तो बताइए. और उसके बाद एक बार रिकॉग्नाइज हो जाती है तो जो रिकॉग्निशन स्टेटस है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? 4 साल के लिए वैलिड होगा. ये भी सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर में बताया गया था. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. कोड ऑफ डिसिप्लिन में अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है तो 2 साल के लिए वैलिड रहता है. ठीक है, 2 साल के लिए वैलिड रहता है कोड ऑफ डिसिप्लिन में. और सेकेंड नेशनल कमीशन के हिसाब से अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो रिकॉग्निशन जो है वो 4 साल के लिए वैलिड रहता है. ठीक है, ओके. With the valuation of asset and liabilities of the ESI corporation shall be made by the values with the approval of central government at an interval of 3 years होगा इसका आंसर, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है. Which of the following is not true related to constitution of site appraisal committee? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. साइट अप्रेजल कमेटी भी मैंने करवाया हुआ है. ठीक है, कौन सा सही है कौन सा नहीं? तो सबसे पहले तो साइट अप्रेजल कमेटी कौन से सेक्शन में आती है? सेक्शन 41A में आती है हमारी साइट अप्रेजल कमेटी. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया चीफ इंस्पेक्टर जो होगा वो साइट अप्रेजल कमेटी का चेयरमैन होगा. द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट शैल बी चेयरमैन. बिल्कुल सही है. ठीक, देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. बिल्कुल सही है. देयर शुड बी वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर का हमको कोई काम नहीं है. क्यों रहेगा ये? ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है. देयर शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल अथॉरिटी
within whose jurisdiction the factory is to be located। बिल्कुल सही। देखिए साइट अप्रेजल कमेटी क्या करती है, साइट अप्रेजल कमेटी जैसा कि नाम बता रहा है कि आपकी जो फैक्ट्री जहाँ पर स्टेब्लिश्ड है, जो साइट पे स्टेब्लिश्ड है, वो साइट को देखती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, आपका जो साइट है, आप कहीं और नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करने वाले हो, तो वो साइट पहले अप्रेज करती है कि साइट ठीक ठाक है कि नहीं। तो साइट अप्रेजल कमेटी में देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर तो होता है, वो चेयरमैन होता है, ये बता दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहाँ कहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, अगर बस आप ध्यान देंगे ना तो आपको याद हो जाएगा सब ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि पानी आप कितना वेस्ट कर रहे हो वो सारा कुछ चेक करेगा। फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एयर पॉल्यूशन से एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है कि एयर पॉल्यूशन आप कितना कॉज कर रहे हो, वो सारा देखता है। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, एनवायरमेंट से होता है कि आप एनवायरमेंट पे कितना स्ट्रेस डालेगा आपका फैक्ट्री। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। ठीक है, 4 रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट होता है कि आप कोई हजार्डस प्रोसेस तो नहीं कर रहे हो, आप कोई हजार्डस प्रोसेस या हजार्डस प्रोसेस को कैसे आप डील करोगे ये बताने के लिए साइंटिस्ट होता है। ठीक है, तो और एक फिर लोकल अथॉरिटी होता है। इतना ही लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? चेयरमैन, 1 2 3 4 रिप्रेजेंटेटिव, एक साइंटिस्ट होता है। ठीक है, एक लोकल अथॉरिटी का पर्सन होता है कि आसपास का मामला सब देखेगा ये। तो वही लोग होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड कामों में जुड़े हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली वाला बंदा क्या करेगा, वो फैक्ट्री से तो जुड़ा हुआ है नहीं, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Calculate the amount of bonus an employee shall get under the Payment of Bonus Act 1965 at the highest rate of 20% if his wage or salary is 18,000 per month। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 18,000 पर मंथ है, तो हमारा स्लैब क्या था? हमारा स्लैब था 0 7 21। ठीक है, तो हमारा स्लैब था कि 0 से 7 पे एक्चुअल अमाउंट आप पिक करेंगे। 7 to 21 में हम ये 7 के पिक करेंगे और इसके बाद वालों को बोनस नहीं मिलेगा ही, कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो 0 to 7 में हम एक्चुअल अमाउंट लेते हैं, लेकिन ये क्या है 18,000 है, ये इस रेंज में आ रहा है। तो हम बेस लेंगे, बेस पिक करेंगे, तो बेस इज 7 के इंटू 20% इंटू 12 महीने के लिए इंटू 12, तो फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 14 एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट यू विल गेट आंसर एज 16800। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 34, ये वैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसीडर्ड to be unavoidable circumstances beyond the control of employer for closing down of undertaking under the Industrial Dispute Act 1947। देखिए क्या होता है आईडी एक्ट में कि एम्प्लॉयर जो है वो क्लोज करता है, क्लोज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, सरकार को नोटिस देता है, राइट। तो बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि जो कंडीशन ऐसे होते हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसको कि मैनेज किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा और वहां पे उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें वही देखना है कि कौन कौन से जो सिचुएशन है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है और कौन से अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, वहां पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो आप क्लोज कर दोगे क्या? नहीं, आप क्लोज नहीं करोगे। तो इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। तो आप क्लोज नहीं करोगे, आप देखोगे कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे और फिर बिजनेस को फिर एक नए डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करोगे। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो हर बिजनेस को होती है। ठीक है, स्विगी लॉस में है, फ्लिपकार्ट लॉस में है। ठीक है, तो दे आर नॉट क्लोजिंग इट डाउन। ठीक है, तो दिस शैल नॉट बी कंसीडर्ड, इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड as an unavoidable circumstances, it can be avoided। ठीक है, accumulation of undisposed of stock, तो अगर आपका जो स्टॉक है वो accumulate हो गया है तो क्या आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर दोगे? क्या नहीं करोगे? दिस इज ऑल्सो नॉट एन unavoidable circumstances, this we can avoid, right। तो हम स्टॉक जो अगर हमारा accumulate हो गया है तो हम किसी तरह से उसे बाहर निकालेंगे और अपना बिजनेस रीस्टार्ट करेंगे। तो द एक्सपायरी
of the period of lease or license granted to it. तो अगर कोई भी फैक्ट्री का लीज या लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो क्या वो बंद हो जाती है? नहीं बंद हो जाती है, दोबारा लीज लिया जाता है, दोबारा लाइसेंस रिन्यू किया जाता है। हमने पढ़ा है दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंसिडर फॉर दिस इज ऑल्सो नॉट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस मतलब कि इसको मतलब हटा ही ना सके। ठीक है, जैसे डिजास्टर आ गया, बिल्डिंग टूट के गिर गई, तो वो हो जाएगा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के, अब तो बंद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन माइनिंग ऑपरेशन, एग्जॉस्टेशन ऑफ मिनरल्स इन द एरिया इन विच ऑपरेशंस आर कैरियड आउट। ठीक है, माइनिंग ऑपरेशन था और क्या हुआ, जहाँ पे हम माइनिंग ऑपरेशन कर रहे थे वहां पे मिनरल खत्म हो गया। तो मिनरल खत्म हो गया तो हम पता करेंगे कि दूसरी जगह पर कहाँ मिनरल है और वहां पे हम दोबारा एक्सकेवेशन स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो हमारा आंसर हो जाएगा चारों, ए बी सी डी एंड ए। इन चारों केस में ही क्लोजर नहीं होना चाहिए। ये चारों केसेस अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, इनको मैनेज किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी चेक हो जाएगा कि आप लोगों को आर्टिकल याद है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड हजार्डस एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, कि चिल्ड्रन को कब मना किया जाता है। तो आर्टिकल 23, 24, 42, 43। तो 23, 24 ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये दोनों हमारे डीपीएसपी है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक होता है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक होता है। ठीक है, उसके बाद डीपीएसपी है हमारे पास, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आर्टिकल 23, 24 क्या बताता है, आर्टिकल 23 और 24 क्या बताता है। तो आर्टिकल 23, 24 दोनों बताता है इनफैक्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है, और चिल्ड्रन बिलो 14 years cannot be employed in a factory or mine or any other dangerous work, ये बताता है आर्टिकल 24। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स में सिंपली बस वही है, आर्टिकल 14 to 18 इक्वालिटी के लिए है। ठीक है, इक्वालिटी के लिए है। उसके बाद 19 to 22 जो है वो फ्रीडम के लिए है, राइट टू फ्रीडम। और फिर 23, 24 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आपको कुछ ना कुछ तो आपको ये सब कुछ याद रखना पड़ेगा जिससे कि ऐसे क्वेश्चन है तो आप बना सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आएगा कि चिल्ड्रन को यहाँ पर काम नहीं करवाना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 42 और 43 तो हमारे डीपीएसपीज है। ठीक, और डीपीएसपीज 42, 43 क्या है आपको याद होना चाहिए। 42 क्या है, 42 है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। 43A है इनफैक्ट WPM के बारे में, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, मैं भी कई बार करवा चुकी हूँ। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड, रेलवेज, इन सब में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और इसके अलावा अगर कुछ चीज है तो उसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। ये हमने पढ़ा है, राइट। तो माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, रेलवेज और एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। पोर्ट्स एंड डॉक्स में हमारा यस स्टेट गवर्नमेंट होगा। पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, for calculation of bonus to be paid to an employee under the current provision of Payment of Bonus Act 1965, which of the following shall be taken into consideration? ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 7,000 रुपीज और मिनिमम वेज फॉर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट विच एवर इज हाई पर द मंथ। बिल्कुल सही है, या तो 7,000 रुपये और मिनिमम वेजेस फॉर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एज फिक्स बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विच एवर इज हाइयर पर मंथ, ये हमको कंसिडरेशन में लेना है। ये भी मैंने बताया था कि जो बेस 7 के रखते हैं, 7 के जो हम बेस रखते हैं तो और अब तो एज्यूम कर लेते हैं 7 के बेस है। ठीक है, मिनिमम वेजेस पर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो भी सरकार ने अगर रखा होगा, अगर सरकार ने मिनिमम वेज पर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट 8K रख दिया है तो हाइयर अगर 8K होगा तो हम जो बोनस का कैलकुलेशन का स्लैब लेंगे वो 8K से फिर कंसिडर करेंगे, 8K से 21K।
ठीक है, तो कंडीशन यही रहता है 7,000 रुपीज और द मिनिमम वेज फॉर द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फिक्स बाय द प्रीपेड गवर्नमेंट विच एवर इज हायर। तो हायर, तो हम अज्यूम 7 के ही हम लोग करके कैलकुलेशन करते हैं अपना, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो उसके लिए, लेकिन एक्चुअल कंडीशन जो है बेस के लिए वो यही है। ठीक है, 7,500 रुपीज यही गलत हो गया, 8,000 रुपीज गलत हो गया। मंथली वेज और सैलरी ड्रॉन बाय एम्प्लॉय सब्जेक्ट है मैक्सिमम 21,000 रुपीज। तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। ये तो हमारा कंडीशन है कि हम 21K तक को हम 7K का बेस कंसीडर करेंगे। जिसका मैक्सिमम 21K सैलरी है उसका हम 7K तक बेस कंसीडर करेंगे। बाकी तो मैक्सिमम किसी का कुछ भी सैलरी हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, हमें बेस पे ही ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट 39, मैच द अथॉरिटीज अंडर लिस्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन अंडर विच देयर थ्योरीज आर कवर्ड एज प्रोवाइडेड अंडर लिस्ट बी। ठीक है, ओके। तो इसमें तो देख के पता चल रहा है सबसे पहले सर्टिफाइंग सर्जन माइंस एक्ट में होगा। ये हमने पढ़ा था कि माइंस एक्ट में मेडिकल कंडीशन सबका चेक करने के लिए देयर इज वन सर्टिफाइंग सर्जन, राइट। तो सर्टिफाइंग सर्जन रहता है। उसके बाद फिर क्या होगा? यस, कमिश्नर एक्चुअली होगा कंपनसेशन एक्ट में। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में हमने पढ़ा है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में। इसमें क्या होता है कि अगर ग्रेच्युटी एम्प्लॉयर पे नहीं करता है, एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी पे नहीं करता है, तो एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के जो है वो इंक्वायरी करता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करता है कि ग्रेच्युटी का अमाउंट सही है कि नहीं, और अगर अमाउंट अगर सही है तो फिर एम्प्लॉयर जो है वो डिपॉजिट कर देता है एम्प्लॉय को, और नहीं होता है तो फिर रिकवरी किया जाता है। ठीक है, रिकवरी किया जाता है थ्रू कलेक्टर। तो हमने देखा था कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में हमने देखा था कंट्रोलिंग अथॉरिटी का नाम आता है और कलेक्टर का नाम आता है। कलेक्टर का और कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में नाम आता है, जिसमें कि ग्रेच्युटी के अमाउंट को रिकवर करने में ये दोनों मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए वी हैव बचा क्या है, रिकवरी ऑफिसर। रिकवरी ऑफिसर किसमें आता है? पीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट में आता है। ठीक है, तो हमारा एज पर दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3। ओके, राइट। नेक्स्ट 40, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंडर द प्रोविजन ऑफ आईडी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? रिलेटिंग टू जनरल कंडीशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, देखते हैं स्ट्राइक का कौन सा कंडीशन सही है, कौन सा कंडीशन सही नहीं है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, बिल्कुल सही है। तो ये हमने पढ़ा है कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जब हो रही हो तब, ठीक है, तो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग कहाँ पर होगी? बिफोर अ कंसिलिएशन ऑफिसर, तब, एंड 7 days आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, हम स्ट्राइक नहीं कर सकते जब हमारा प्रोसीडिंग चल रहा हो, उस पीरियड में नहीं कर सकते। फिर हमें 7 दिन का गैप मिलता है, 7 दिन में हमको जितना स्ट्राइक करना है करेंगे, और प्रोसीडिंग का फिर 7 दिन के बाद हम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग का रिजल्ट आया इस दिन, तो इस दिन से लेकर 7 दिन तक हमको जो स्ट्राइक करना है करेंगे। 7 दिन बीत जाता है तो उसके बाद हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा था, पॉइंट नंबर ए सही है। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड 14 days, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन 14 days यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे भी 7 days ही होगा। ठीक है, तो ये गलत है। फिर देखिए, अगर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर अ लेबर कोर्ट एंड 2 months आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कंसिलिएशन ऑफिसर हो तो आप 7 दिन के बाद से स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर लेबर कोर्ट हो तो आप 2 महीने के बाद से स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है, लेबर कोर्ट क्या कर रही थी? इंक्वायरी कर रही थी, इतने दिनों तक इंक्वायरी की, रिजल्ट दिए इस दिन, उसके 2 महीने बाद आपको गैप मिला, तो टिल 2 month आपको जितना स्ट्राइक करना है कीजिए कि नहीं हम इसको नहीं मानते। 2 month बीत जाता है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, तीनों के लिए ये सही है। ठीक है,
ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर नेशनल ट्रिब्यूनल एंड 3 months। तो यहाँ पे गलत हो गया, हमने अभी पढ़ा यहाँ पे 2 months होना चाहिए। तो हमारा आंसर बस ये होगा ए और सी। ठीक है, तो विच इज नॉट ट्रू, बी एंड डी आर नॉट ट्रू। हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, स्ट्राइक हम कब कब नहीं करते हैं? स्ट्राइक हम अगर कोई अवार्ड ऑपरेशन में है, अगर कोई सेटलमेंट ऑपरेशन में है, अगर आर्बिट्रेशन ऑपरेशन में है, तो हम अवार्ड तो हम प्रोसीडिंग ऑपरेशन में है तो हम स्ट्राइक नहीं करते। ठीक है, और अगर कोई आर्बिट्रेशन हो रहा है, ठीक है, आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग चल रहा है, लेबर कोर्ट का प्रोसीडिंग चल रहा है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल का प्रोसीडिंग चल रहा है, इन सभी केस में हम रिजल्ट आने के 2 महीने के बाद तक 2 महीने तक ही स्ट्राइक कर सकते हैं, 2 महीने के बाद हम नहीं कर सकते। और अगर कॉन्सिलिएशन है तो 7 days होगा। ये आप याद रखिए, कॉन्सिलिएशन के लिए 7 days है, बाकी सभी केसेस के लिए 2 months है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया और कुछ बोले नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 41। Assertion reason: value of marginal product of worker being greater than the value of wage cost. MRC is greater than MRP is greater than MRC. The value of marginal product of labor of worker being greater than the value of wage cost, the demand for additional worker is created. ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखिए, परफेक्ट मार्केट कंडीशन में क्या होता है? MRP इज इक्वल टू MRC होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में परफेक्ट मार्केट कंडीशन में MRP इज इक्वल टू MRC, जितना हमारा रेवेन्यू हुआ उतना ही हमारा कॉस्ट होगा। ठीक है, और अगर हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, हम बहुत इनकम कमा रहे हैं और हमारा लेबर कॉस्ट बहुत कम पड़ रहा है, लेबर कॉस्ट कम पड़ रहा है और हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, MRP इज ग्रेटर देन MRC, तो हमारे पास है कि हम एक और लेबर रख सकते हैं। राइट, हमारे पास रेवेन्यू बहुत ज्यादा है और हम एक और लेबर को बिल्कुल एम्प्लॉय कर सकते हैं। राइट, द डिमांड फॉर एडिशनल वर्कर इज क्रिएटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर है कि हाँ, एक और वर्कर रहेगा तो हो सकता है कि रेवेन्यू और ज्यादा है। ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, रेवेन्यू और ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर MRP इज लेस देन MRC, इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू नहीं है, मतलब लॉस में है ना, लॉस में है, रेवेन्यू बिल्कुल नहीं है, रेवेन्यू कम है और हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट है, मतलब लेबर कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, ये सारा कुछ मैंने कराया है। अब आप मेरा लेबर मार्केट वाला जो सेशन है आप उसको एक बार देखिएगा, तो हो सकता है कि ये सब और आपको बेटर से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर हमारा रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, तो हम एक बार क्या करेंगे, हम एडिशनल वर्कर हम रख सकते हैं। तो द डिमांड फॉर एडिशनल वर्कर इज क्रिएटेड, कि एडिशनल वर्कर रखेंगे, रेवेन्यू और ज्यादा होगा। ठीक है, फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी शैल इंक्रीज, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ए इज करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। अगर हम और ज्यादा वर्कर रखेंगे तो हो सकता है हमारा रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट हमारा कॉस्ट बहुत कम लग रहा है, हमारा खर्चा बहुत कम है, तो हम एक और लेबर तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। और अफोर्ड करेंगे तो लेबर तो कंट्रीब्यूट ही करेगा। राइट, एक और लेबर रखेंगे, हम कंट्रीब्यूट ही करेगा तो वो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी शैल इंक्रीज। ठीक, इस केस में हम एक और लेबर को हायर नहीं करेंगे। ठीक है, इस केस में भी हम एक और लेबर को हायर नहीं करेंगे। इस केस में हम एक और लेबर को तभी हायर करेंगे जब एक और लेबर को हायर करने से हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इस केस में हम एक और लेबर को हायर करेंगे और हमारे जरूरत नहीं है, इस केस में हम अगर एक और लेबर को हायर करेंगे और हमें जरूरत नहीं है, हमें 20 आवर्स का वर्क चाहिए, हमारे पास 2 वर्कर हैं जो कि 10 आवर काम करते हैं, इस केस में हमें एक और लेबर को अगर हम हायर करेंगे तो हमारा तो जरूरत नहीं है ना, हमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एडिशनल लेबर की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इसी केस में हम एक और लेबर को हायर कर सकते हैं और हो सकता है कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट 42, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन सिनेरियो ऑफ इंडियन लेबर फोर्स, which among the following is not a post liberalization characteristics? लिबरलाइजेशन में क्या हो जाता है? लिबरलाइजेशन में हमारा जो मार्केट है वो बाहर के मार्केट की तरफ ओपन हो जाता है, सब आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारी कंट्री में। ठीक है, और अपना जो एक्सपेंशन है वो हमारे इंडियन मार्केट में करते हैं MNCs। ठीक है, तो मार्केट लेड एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस डोमिनेटेड, बिल्कुल सही। जब लिबरलाइजेशन हुआ तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है वो डोमिनेट हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट वाली जो चीजें थी वो कम हो गई, गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट एंटरप्राइजेस अपना मार्केट जो है वो काफी अच्छे से एस्टेब्लिश कर दी। ठीक है, बिल्कुल सही है। फास्ट रिकैजुअलाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब्स,
बहुत सारे जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे जॉब अवेलेबल होने लग गए। तो बिल्कुल सही, लिबरलाइजेशन यही किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस को लेबर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा बढ़ा, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब भी बहुत ज्यादा बढ़ा। सब्सिडीज एंड एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रेजिंग नहीं, इनफैक्ट ये घटा। जब सरकार कंट्रोल करती है, तो सब्सिडीज बढ़ता है। ठीक है, और लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में प्राइवेट एंटिटी कंट्रोल कर रही है। तो प्राइवेट एंटिटीज जब कंट्रोल करती है तो प्राइवेट एंटिटीज आपको सब्सिडीज नहीं देती हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रेजिम नहीं देती है। ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस नहीं रहता है कि सरकार प्राइस को रेगुलेट करे, मॉनिटर करे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। और ये सारा कुछ तभी होगा जब सरकार हमारी बिजनेस को, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही है, लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन में मार्केट में सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ही कंट्रोल करने लगे थे, तो ये नहीं होगा। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक लीड न्यू जनरेशन कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, ये भी सही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारी स्किल इंटेंसिव हो गई, फिर न्यू जनरेशन कैपिटल एंड स्किल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज के बाद का डिमांड हमारे में बढ़ गया था, तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, हु अमंग द फॉलोइंग व्यूड अनएम्प्लॉयमेंट एज एन आउटकम ऑफ रिसेशन इन बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो हमारे बिजनेस साइकिल में जब रिसेशन हो जाता है, जब हमारा जो बिजनेस है उससे जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका डिमांड घट जाता है, मार्केट में कोई डिमांड नहीं रहता, तो रिसेशन आ जाता है, तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं होती है, आप लेबर को रख नहीं पाते हैं और आप जो है वो लेबर को अनएम्प्लॉय कर देते हो, तो उससे जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो इसके बारे में बताया था इलियट एंड मेरिल ने। ठीक है, केनिस ने क्या बताया था, केनिस ने बताया था डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड के बारे में लॉर्ड केनिस ने बताया था। उन्होंने बोला था कि डिमांड जो है वो तब मार्केट में मेंटेन रहेगी जब सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, मतलब कि सरकार इन्वेस्ट करके रोड बनाएगी, सरकार इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को बनाएगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को जाएगी, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे सब लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने का। और अगर सरकार एक्टिव नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी मार्केट में, तो जो डिक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड होगा, तो जो डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड, वो घट जाएगा और उससे अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताया था केनिस ने। ठीक है, राइट, ओके। नेक्स्ट 44, इंडियन लेबर फोर्स इज एक्सपीरियंसिंग new trend in employment, which among the following is not a post liberalization characteristics? कौन सा लिबरलाइजेशन के बाद का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, तो लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ था, लिबरलाइजेशन के बाद जब प्राइवेट एंटिटीज मार्केट को डोमिनेट करने लग गई थी, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है ये पहचाना है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन जो है वो डिक्लाइन होने लग गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, ट्रेड यूनियन अभी भी बहुत सारे डिक्लाइन हो गए हैं क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में उतना ज्यादा ट्रेड यूनियन का इमर्जेंस नहीं है। फिर इंक्रीज इन कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, बिल्कुल लिबरलाइजेशन के साथ साथ कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन में भी इंक्रीज हुआ है, जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रिडक्शन ऑफ गैप बिटवीन होम एंड वर्क प्लेस, बिल्कुल सही है, घर से ही आप काम कर सकते हो, काम और घर से नजदीक ज्यादा से ज्यादा काम हो, ये लिबरलाइजेशन ध्यान देती है। पीएसयूज देखिएगा, पीएसयूज बहुत दूर दूर रहती है, ठीक है, सरकार की इंडस्ट्रीज, लेकिन जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वो ध्यान देती है कि आपको बहुत दूर ना आना पड़े। ठीक है, होम एंड वर्क प्लेस में गैप रिडक्शन हुआ है। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ लेबर, ये गलत है। जो लिबरलाइजेशन होगा, दिस इज नॉट अ लिबरलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आफ्टर लिबरलाइजेशन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ लेबर पे ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप भी यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट है वो पीएसयूज को प्राइवेटाइज कर रही है, पीएसयू को प्राइवेटाइज कर रही है, तो सबसे ज्यादा अपोजिशन कर रहे हैं कौन, लेबर लोग। लेबर लोग सबसे ज्यादा अपोजिशन कर रहे हैं, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल छूट जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, मतलब लिबरलाइजेशन अगर होता है, तो जो लेबर पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। जितना ध्यान सरकार लेबर पे देती है, जितना ध्यान पीएसयूज के लेबर पे गवर्नमेंट देती है, अगर वो एंटिटी प्राइवेटाइज हो जाएगी तो लेबर को लगेगा कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूट द conceptual framework of labor welfare. In the name of theories given below, pick the wrong ones. बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत
थ्योरी को पिक करना है। हमने थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, ठीक है। तो पॉलिसिंग थ्योरी भी हमें पता है, ठीक है। पॉलिसिंग थ्योरी में क्या होता है, क्या होता है, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताइए पॉलिसिंग थ्योरी में क्या होता है लेबर वेलफेयर का, ठीक है, फॉर योर रिवीजन। उसके बाद नीड थ्योरी कोई थ्योरी नहीं होती है। रिलीजियस थ्योरी हमें पढ़ा है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट होता है और अटॉर्नमेंट होता है। फ्रेंडशिप थ्योरी कुछ नहीं होती है। फिलांथ्रोपिक थ्योरी होती है, जिसमें कि लेबर वेलफेयर हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा दान देने वाला स्वभाव होता है, हम ज्यादा से ज्यादा दान देना चाहते हैं और लोगों का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। ट्रस्टीशिप थ्योरी भी इसी तरह की होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा नीड थ्योरी और फ्रेंडशिप थ्योरी, बी और डी, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। प्लीज कमेंट पॉलिसिंग थ्योरी में क्या होता है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डिमांड फॉर लेबर मे बी डिफरेंट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन, बिल्कुल सही है। हमारा जो इंडियन लेबर का डिमांड है वो अलग अलग हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम। अभी क्या है, अभी हो सकता है कि अभी स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और अमेजन के कारण अभी जो डिलीवरी बॉयज है उनका डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यही डिलीवरी बॉयज का डिमांड आज से 5 साल पहले इतना ज्यादा था क्या, इतना ज्यादा नहीं था। तो डिमांड फॉर लेबर मे बी डिफरेंट इन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। डिमांड फॉर लेबर डिक्रीजेस व्हेन वेज इंक्रीजेस, ये भी सही है। देखिए, तो यही है कि अगर हम वेज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर हम वेज इंक्रीज कर देते हैं तो अब बहुत ज्यादा हमने वेज इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो डिमांड फॉर जो लेबर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक। मतलब अगर हम एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जैसे जैसे वेज इंक्रीज होता है, एम्प्लॉयर जो है वो वेज बढ़ाता है तो वो कम लेबर को एम्प्लॉय करता है क्योंकि उसको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, है ना। एम्प्लॉयर को हमारा ग्राफ कैसा था, डिमांड का ग्राफ ऐसा था, ठीक है, कि जैसे जैसे वेज बढ़ता है, क्वांटिटी और यहाँ पे था वेज, ठीक है। तो जैसे जैसे वेज बढ़ रहा है तो जो डिमांड है वो घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा वेज है, यहाँ पे डिमांड कम है, यहाँ पे वेज कम है तो डिमांड ज्यादा है। तो एज पर दिस ग्राफ ऑल्सो आवर आंसर, हमारा ये पॉइंट सही होगा। तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस व्हेन द सप्लाई डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सप्लाई मतलब क्या होता है कि मार्केट से सप्लाई, मार्केट में सप्लाई कितना है। तो मान लीजिए कि डिलीवरी बॉयज, अभी कोई कंपनी आई उसने सारे डिलीवरी बॉयज को जॉब दे दी, ठीक है। तो डिलीवरी बॉयज का सप्लाई मार्केट से कम हो गया, अब मार्केट में डिलीवरी बॉयज है ही नहीं, ठीक है। तो मार्केट में डिलीवरी बॉयज नहीं है तो अमेजन क्या करेगा, फ्लिपकार्ट क्या करेगा, उनका डिमांड तो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, सप्लाई डिक्रीज कैसे होगा, जितने भी डिलीवरी बॉयज है सबको अचानक से एक कंपनी आई उसने सभी को एक परमानेंट बहुत अच्छी जॉब दे दी, तो वो लोग तो मार्केट से सप्लाई घट गया, मार्केट में तो है नहीं डिलीवरी बॉयज। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट क्या करेगी, उनका डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। डिमांड फॉर लेबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, बहुत बड़ा गलत। ये डिमांड फॉर लेबर कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक। 47, वेलफेयर इज अ टोटल कॉन्सेप्ट, हमने पढ़ा है, हमें पता है वेलफेयर टोटल कॉन्सेप्ट क्यों होता है। इट इज अ डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वॉल्विंग फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड इमोशनल वेलबींग, बिल्कुल सही। क्योंकि जब हम लेबर का वेलफेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि इमोशनली वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, मोरली हमने सही काम किया है कि नहीं, मेंटली वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, फिजिकली वो सेटिस्फाइड है कि नहीं। हम सब कुछ यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने ठीक से उसे खाने पीने का पैसा दिया कि नहीं, वो जितना डिजर्व करता था हमने उतना वेलफेयर किया कि नहीं, हमने मोरली उसको अपलिफ्ट किया कि नहीं, ठीक है ना। वो तो वेलफेयर मतलब कि हम एक टोटल कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, ठीक है। तो यस, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। 47 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट 48, प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर आर कंटेन्ड अंडर द डीपीएसपी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डू नॉट कंटेन प्रोविजन फॉर लेबर वेलफेयर, आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी डीपीएसपीज हैं वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए। कौन कौन सी डीपीएसपीज है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। 38, 39, 38 क्या बताता है, 38 वेलफेयर स्टेट के बारे में बताता है। 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। देन वी हैव आर्टिकल 41 है हमारे पास। 41 क्या बताता है, 41 बताता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। 41 क्या बताता है, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। देन 42 क्या बताता है, 42 बताता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 43A है,
43A WPM के बारे में बताता है, और फिर हमारे पास एक 43 भी है, ठीक है, जो कि एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। 43 किसके बारे में बताता है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो हमारे पास 43 है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। 41 बिल्कुल है, जो कि 41 है कि नहीं? नहीं, हमारे पास 1 सेकेंड, हाँ 41 है। 41 बताता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। आर्टिकल 42 बताता है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। आर्टिकल 40 हमें नहीं पढ़ना है, आर्टिकल 40 है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। आपको क्या क्या याद करना है? 38, 39, 41, 42, 43A एंड 43। इतना तो आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए, कम से कम। Then we have 46 also and 47 also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 DPSPs आप कंठस्थ कर लीजिए। मैथ द फॉलोइंग में हर साल आता है, जरूर ही आएगा, आना ही है। These 8 DPSPs will give you minimum 2 marks for sure, है, ओके। देखिए यूजीसी नेट की जो पढ़ाई होती है, जो तैयारी होती है, अगर आपको मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है, तो मार्क्स पढ़ के नहीं आता, पढ़ाई के बाद की जो पढ़ाई होती है उससे मार्क्स आता है, ठीक है। आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया, दैट इज ओके। सिलेबस के बाद आप कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कितना कॉन्सेप्ट को रीलर्न कर रहे हो, आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी नए आपको कॉन्सेप्ट दिखे हैं, उन सबसे दोबारा आप कितने शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, कितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख करके सब याद कर रहे हो। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अभी हमने देखा डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मतलब आपको सारा डीपीएसपी याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने देखा कि थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर से क्वेश्चन आया, मतलब सारी की सारी थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वही पढ़ाई के बाद की पढ़ाई, ठीक है, उसके बाद आप कितना अपने स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, उसी से आपके मार्क्स जो है वो 60% से 99% यही मैटर करता है कि आपने पढ़ने के बाद क्या किया। पढ़ाई करके तो आप 40-50% ले आओगे, ठीक है, लेकिन टॉप रैंकर जेआरएफ क्लियर करने के लिए आपको पढ़ाई के बाद की पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब और उसके लिए आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है 49। ये क्या है? थ्योरीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर। यस, हमने पढ़ा है, बहुत आसान है, देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड अप्रोच प्रमोट्स हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर इन हिज होम, वर्क एंड कम्युनिटी। बिल्कुल सही है कि मतलब जितना भी हम वर्कर के लिए हम जितने भी एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे वो सारा कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसको हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ वर्कर हो, उसके काम में, उसके घर में और उसकी कम्युनिटी में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑफिस में कुछ ट्रेनिंग करवा रहे हैं, स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो वही ट्रेनिंग से डेवलपमेंट काम हम कम्युनिटी में भी करवाएंगे, ठीक है, जिससे कि उस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके उस कम्युनिटी को। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। कंसल्टेशन विद द एग्रीमेंट ऑफ वर्कर इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर सर्विस। मतलब जो भी हम वेलफेयर सर्विस कैरी आउट करेंगे उसमें हम वर्कर से कंसल्ट करेंगे, उनसे हेल्प लेकर के करेंगे। तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होगा, एसोसिएशन होगा कि हम वर्कर से एसोसिएट हो रहे हैं और उसके बाद हम वेलफेयर सर्विसेज को डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबर वेलफेयर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल वर्ड है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रिस्पॉन्सिबल है कौन? एम्प्लॉयर और वर्कर की वेलफेयर एक्टिविटीज जो है वो कैरी आउट होनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी क्या होगा? इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेलफेयर सर्विसेज ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस बाय सम डेजिग्नेटेड पर्सन। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि अकाउंट किया जाता है, मतलब कितना वेलफेयर कैरी आउट, कितने सारे वेलफेयर एक्टिविटीज कैरी आउट किए गए, कब कब कैरी आउट किए गए, प्रॉपर कैरी आउट किए गए कि नहीं, ऑडिट हुआ कि नहीं सारे वेलफेयर एक्टिविटीज का, वेलफेयर एक्टिविटीज वेल कोऑर्डिनेटेड थे कि नहीं। ये सारा चीज का अकाउंटिंग होता है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। और एज पर दिस पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 50, देयर आर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटी टू देयर मेंबर्स, प्रोमिनेंट अमंग देम आर, ठीक है। तो ये सारे वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है कि कौन से साल में किसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देखिए कभी भी आपको कहीं भी कोई सा भी ट्रेड यूनियन मिले, ठीक है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, कब स्टैब्लिश हुआ, एटलीस्ट ईयर तो आपको हर ट्रेड यूनियन का पता होना चाहिए। अभी करंटली यूएस में
यूएस में, यूके में, इंडिया में लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन कौन सा है, वो कब स्टैब्लिश हुआ था और उसके लीडर कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लीडर कौन है, कब स्टैब्लिश हुआ था, लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन कौन सा है, याद कर लीजिए। ठीक है, यही सारी है एग्जाम की आपकी तैयारी, यही सारी चीजें आपको 99 100 परसेंटाइल तक आप इसी सब के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो, जब आप एक्स्ट्रा काम करोगे। ठीक है, पढ़ाई के बाद वाले काम। टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन हमें पढ़ा 1916 में, अनुसुईन साराभाई, अनुसुईन साराभाई ने इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ 1941, फिर मिल मजदूर सभा 1947, ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर यूनियन 1932। ठीक है, ये सारे अभी भी मुंबई में आए थे, मुंबई में सारे अभी भी ट्रेड यूनियन जो है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, या सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड आई रियली विश कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो और आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें एग्जामिनेशन में।